बच्चों, मैं आशीष सर आज आपको क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग सारणी पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए जरा देखते हैं बच्चों कि पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सारणिकों के गुणधर्म पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? प्रॉपर्टी क्या है? किसी सारणिक का मान इसकी पंक्ति और स्तंभ के परस्पर परिवर्तन करने पर अपरिवर्तित रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी सारणी की जो भी वैल्यू होगी डिटरमिनेंट की, अगर हम वैल्यू निकालें, चाहे R1 के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग एक्सपेंड करके वैल्यू निकालें और क्या करें, फिर उसी दिए गए डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अगर एक्सचेंज कर दिया है बच्चों, तो उस केस में फिर से उसका डिटरमिनेंट निकाला जाए, यानी उसको सॉल्व किया जाए, तो देखेंगे दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यानी कहने का मतलब ये है किसी भी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ पर परस्पर परिवर्तन करने पे सारणी का जो मान होता है बच्चों वो अपरिवर्तित रहता है। क्लियर है ना? अपरिवर्तित रहता है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है जिसका आर्डर बच्चों 3x3 है। इसका अगर R1 के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग क्या करें, इसका विस्तार कर दिया जाए। क्लियर है ना? तो विस्तार करने पर जो डाटा है वो कुछ इस तरीके का होगा। क्लियर है ना? विस्तार करना सिखा चुके हैं हमने। अब जरा ध्यान समझिए कि अब डेल्टा की पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि रो को कॉलम में अगर कन्वर्ट करिए तो जो चेंजमेंट होगा वो इस तरीके से होगा। डेल्टा 1 इसका नाम देते हैं बच्चों। चेंजमेंट होने के बाद ये एक जो रो है वो कॉलम में, या कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब इस पे क्या करें, इसका C1 के रिस्पेक्ट में अगर इसका विस्तार करें, कॉलम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इसको अगर एक्सपेंड कर दिया जाए तो इसका बिहेवियर क्या होगा। जब इनको एक्सपेंड किया बच्चों, एक्सपेंड करने का तरीका क्या है, ये हमने पकड़ा। इनके करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट, जो भी इनका साइन है प्लस माइनस देखेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को क्या है बच्चों क्लोज कर देंगे, और फिर जो बचेगा उसको डिटरमिनेंट में लिख के सॉल्व करेंगे। तो ये जो डाटा आएगा वो जरा ध्यान दें, ये जो डाटा है और ये डाटा सेम, इसका मतलब है डेल्टा 1 डेल्टा के बराबर हो गया। क्लियर है ना बच्चों? डेल्टा 1 डेल्टा के बराबर हो गया। इसका मतलब यही हो गया कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाले और उसमें रो को कॉलम में चेंज कर दे, फिर उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाले, तो आप देखेंगे दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यानी चेंजमेंट नहीं होगा, यानी अपरिवर्तित रहता है। क्लियर है ना? आइए जरा समझते हैं, इस नोट को देख लीजिए। कहा जा रहा है कि यदि A एक वर्ग आव्यूह है, A एक क्या है, वर्ग आव्यूह है, तो डिटरमिनेंट ऑफ A की जो वैल्यू होगी बच्चों, इनसे कंक्लूजन ये निकलता है कि डिटरमिनेंट ऑफ A की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज का मतलब हमने बता रखा था, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे तो वो मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज कहलाता है। क्लियर है ना? तो बात वही है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट निकाले और उसी दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर से डिटरमिनेंट निकाले, तो हमने देखा कि दोनों की वैल्यू आपस में क्या है बच्चों, सेम है। क्लियर है ना? आइए बच्चों प्रॉपर्टी फर्स्ट को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। कहा क्या है कि यदि A हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका आर्डर अगर 3x3 है। क्लियर है बच्चों? 3x3 है, तो दिखाना है कि डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी किसके, तो ट्रांसपोज ऑफ A के डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। क्लियर है ना? आइए जरा समझते हैं बच्चों। तो डिटरमिनेंट ऑफ A पहले कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। क्लियर है ना? तो डिटरमिनेंट ऑफ A कैलकुलेट करिए तो कितना होगा, 2 2 0, अगेन कितना 4 0, फिर से बच्चों 4 3 1, फिर कितना 3। क्लियर है ना? आइए इसको जरा देखते हैं बच्चों। इसको किसके रिस्पेक्ट में कर दे, तो C1 के रिस्पेक्ट में अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या मिलेगा, तो C1 के रिस्पेक्ट में करा तो यहाँ हो जाएगा 2। सॉल्व करते हैं बच्चों, इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम गया तो 0 बचा, 4 1 और फिर कितना 3। क्लियर है ना बच्चों? आगे देखते हैं, हम C1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए, अगला एलिमेंट कौन होगा, 2, लेकिन यहाँ पे होता है 1 3, यानी कहने का मतलब -1 के पावर 1 + 2 हो जाएगा। इसका मतलब -1 के पावर 8 हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव लगेगा। क्लियर है ना? तो और ये हो जाएगा 2, ये बनेगा 4। क्लियर है ना? 4 और फिर से कितना 3, और क्या मिलेगा 3 मिलेगा। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला एलिमेंट 0 है तो +0 कर दें, इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इनको सॉल्व करिए तो 2 मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 0 -4। क्लियर है बच्चों? और ये देखिए जरा ध्यान दे, -2 इनके करस्पॉन्डिंग 12 -12 हो जाएगा। क्लियर है? सॉल्व करने पे ये हो जाएगा -8, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई। क्लियर है ना? डिटरमिनेंट की वैल्यू -8 आ गई। जरा ध्यान दे, दूसरा क्या काम करना है हमको, पहले A का ट्रांसपोज निकालना। A का ट्रांसपोज बच्चों कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दें। तो A का ट्रांसपोज हो जाएगा 2 4 3, फिर मिलेगा 2 0 1, फिर मिलेगा 0 4 3। क्लियर है? तो ये ट्रांसपोज हो गया। अगला क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो जरा फाइंड करते हैं बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। क्लियर है ना? तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा तो 2 4 3, अगेन 2 0 0 1
4 फिर से क्या बच्चों 3 डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा है। इसको R1 के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग क्या कर दे एक्सपेंड कर दे तो R1 के रिस्पेक्ट में आइए जरा देखते हैं क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इनके करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट होगा उनको डिटरमिनेंट में लिखेंगे। तो ये वाला रो सर और ये वाला कॉलम सर, ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट हो गया, क्या बचा 0 1 4 3। क्लियर है ना। बीच में सिंबल होगा -2 मिलेगा डिटरमिनेंट का सिंबल। इस वाले कॉलम को इस वाले रो को एलिमिनेट किया तो मिलेगा 4 3 और फिर से बच्चों कितना 4 3 अगेन क्या मिलेगा +0, इसको छोड़ दिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इनको सॉल्व करा तो कितना मिलेगा 2 और इनके करस्पॉन्डिंग 0 -4 और इधर से मिलेगा 2 इन ब्रैकेट 12 -12। क्लियर है। सॉल्व कीजिए तो -8 मिलेगा, बाकी टर्म्स क्या हो जाएंगे 0, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई -8। जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों से हमको कंक्लूजन क्या निकल के आ गया, कंक्लूजन निकल के आया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो होगी वो इक्वल टू हो गया ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के। क्लियर है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का ये प्रूफ है बच्चों, एग्जाम्पल। क्लियर है ना। जरा ध्यान देंगे, ये इस तरीके से हम इसको एग्जाम्पल को क्या करेंगे दिखाएंगे। क्लियर है ना। आइए देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। आइए बच्चों प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जरा ध्यान दीजिए क्या है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखिए कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, क्लियर है ना, कर दिया जाए तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब ये है बच्चों, किसी भी अगर हम लोग डिटर्मिनेंट को पकड़ें और उस डिटर्मिनेंट के किन्हीं दो रो या किसी दो कॉलम को एक्सचेंज कर दें, क्लियर है ना, तो उस केस में जो सारणी की वैल्यू यानी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो जो पहले जो वैल्यू आता था उसका नेगेटिव टाइम्स आने लगेगा। क्लियर है ना, नेगेटिव आने लगेगा। क्लियर है ना, उसी को समझाया गया है। जरा ध्यान देते हैं, इसके प्रूफ के बारे में जरा देख लेते हैं। अगर ये मान लेते हैं हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है जिसका 3x3 आर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको अगर R1 के रिस्पेक्ट में यानी फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में अगर इसको एक्सपेंड कर दिया जाए बच्चों तो कुछ एक्सपेंशन इस तरीके का होगा। क्लियर है ना, इस तरीके का एक्सपेंशन निकलेगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोग इस वाले डिटर्मिनेंट में R1 को एक्सचेंज कर रहे हैं अगर R3 से, क्लियर है ना बच्चों, R1 को R3 से एक्सचेंज कर रहे हैं तो चेंजमेंट के बाद ये आएगा। क्लियर है ना, चेंजमेंट के बाद ये आएगा, इसका नाम हम लोग Δ1 नाम रख देते हैं। इसमें हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं बच्चों, तो एक्सचेंजमेंट होने के बाद ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। अब जरा ध्यान दें, इसको हम अगर R3 के रिस्पेक्ट में अगर एक्सपेंड कर दें यानी R3 के अनुदिश इसको अगर विस्तार कर दें तो इस मिलेगा क्या, जरा ध्यान दें बच्चों, अगर विस्तार किया जाए तो इस तरीके से मिलेगा। इनको विस्तार करने के बाद अगर हम नेगेटिव कॉमन ले तो ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर डाटा आया है वो डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। यानी इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम को अगर आपस में एक्सचेंज कर दें तो जो पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू हुआ करती थी, चेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव टाइम्स हो गया। क्लियर है ना। तो ये हमारा क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का, कि किसी भी डिटर्मिनेंट के जो भी वैल्यू डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, जो वैल्यू आ रहा है उन्हीं डिटर्मिनेंट में किन्हीं दो करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम्स को एक्सचेंज करके फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखें तो क्या मिलेगा कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा मेन डिटर्मिनेंट की वैल्यू के। क्लियर है ना बच्चों। आइए देखते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल देखते हैं। आइए बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी का एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है कि डेल्टा इज इक्वल टू, ये हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस डिटर्मिनेंट को अगर हम R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें यानी विस्तार कर दिया जाए इसका तो क्या मिलेगा, तो जो सॉल्व करेंगे बच्चों, इनको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, हमको 0 मिला। क्लियर है ना बच्चों। अब जरा ध्यान सुनिएगा कि हम R1 और R2 को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं तो जो हमारा Δ1 होगा बच्चों, यानी कहने का मतलब ये जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 1 अगेन 2 0 0 और फिर मिलेगा 1 4 3, यानी कहने का मतलब थर्ड रो में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। क्लियर ना, ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब इनका क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिए, अगर हम जो दिया गया है इनको क्या कर दिया जाए, इसका अगर हम लोग R2 के रिस्पेक्ट में R2 के सापेक्ष, क्लियर बच्चों, R2 के सापेक्ष वैल्यू इसका निकालें, R2 के सापेक्ष विस्तार कर दे इसका। क्लियर है, R2 के सापेक्ष अगर इसका विस्तार कर दिए तो जरा देखिए क्या निकल के आएगा। जरा देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। R2 के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा बच्चों, ये देखिए सेकंड प्लेस पे हो जाएगा, नेगेटिव लगेगा। क्लियर है ना, नेगेटिव लगेगा और ये 2 हो जाएगा। इनके करस्पॉन्डिंग रो देखिए, ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमेंट को तो कितना मिलेगा 2 4 और 1 कितना बच्चों 3। क्लियर है ना, इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट होगा तो 2 1 4 3। क्लियर है। आगे देखिए बाकी सब 0 है तो ये भी 0 ये भी 0। क्लियर है। इनको सिंप्लीफाई करते बच्चों जरा ध्यान देंगे, इनको सिंप्लीफाई आप करोगे तो -2 इन ब्रैकेट ये हो जाएगा 6 -4। क्लियर है। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो बच्चों मिलेगा माइनस कितना 4
थोड़ा सा ध्यान दे बच्चों, ये कुछ नया नहीं है, ये नया नहीं है, माइनस डेल्टा है, क्लियर है ना। डेल्टा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है, लेकिन आगे क्या लग गया है, नेगेटिव। इससे कंक्लूजन क्या निकला कि डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा के, सॉरी डेल्टा 1 के इक्वल आ गया। डेल्टा जो है वो माइनस डेल्टा 1 के क्या आ गया, इक्वल हो गया। तो इनसे ये कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में जो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है और उस डिटर्मिनेंट में किन्हीं करस्पॉन्डिंग 2 रो या किन्हीं 2 कॉलम को अगर आपस में एक्सचेंज कर दिया जाए तो उस केस में जो भी वैल्यू आ रहा होगा उसका नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। जो डाटा आ रहा है उसका नेगेटिव, यानी पहले 4 आ रहा था, अब की बार कितना आने लगा, -4 आने लगा, यानी जो पहले डाटा था उसका नेगेटिव टाइम्स आने लगा। क्लियर है बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। क्या है, यदि एक सारणी की किन्हीं 2 पंक्ति अथवा किन्हीं 2 स्तंभ समान है अर्थात सभी संगत अवयव समान है तो सारणिक का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। सारणिक का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो सारणिक का मान उस केस में हम लोग देखेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। ये जरा प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं, माना ये हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें देखिए फर्स्ट रो और थर्ड रो जो है वो सेम है, क्लियर है ना। फर्स्ट रो और थर्ड रो बच्चों क्या है, सेम है। तो हमने क्या करा कि R1 को एक्सचेंज कर दिया R3 से, R1 को R3 से एक्सचेंज करेंगे। जरा ध्यान दें बच्चों, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी हम डाटा सॉल्व करके लाएंगे वो नेगेटिव टाइम डेल्टा हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने पढ़ रखा है, क्लियर है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए कि डेल्टा जो है वो माइनस डेल्टा के इक्वल हो गया, ये इधर आएगा तो 2 टाइम्स डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई। इसका मतलब क्या है कि इन्हीं 2 पंक्ति या किन्हीं 2 स्तंभ में अवयव अगर समान हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा बच्चों कि उसकी जो वैल्यू होगी हम लोग क्या डायरेक्ट लिखेंगे, 0 लिखेंगे, इस प्रॉपर्टी के यूज से। क्लियर है ना। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, जरा ध्यान देंगे बच्चों। एग्जाम्पल, क्लियर है। एग्जाम्पल देखिए, ये हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है 2 4 5 1 2 3 2 4 5, क्लियर है बच्चों। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करने के लिए कह दिया जाए तो कितना होगा बच्चों, 2 1 2 4 2 4, क्लियर है बच्चों। 5 3 या फिर से कितना 5। अब ध्यान दीजिए, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आप इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे बच्चों, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि R1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है बच्चों, R3 के इक्वल है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज कर देंगे। यहाँ पे इसका जो डाटा होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्लियर है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं R1 की वैल्यू R3 के इक्वल है, यानी कहने का मतलब थर्ड रो फर्स्ट रो के इक्वल है। इस केस में हम कहेंगे कि ये इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी, यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा उसका आंसर कितना आएगा बच्चों, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, क्लियर है ना। आइए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। आइए बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी, जो भी हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, k से गुणित हो जाता है। कहने का मतलब ये है बच्चों, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम सॉल्व करें, उस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में k से मल्टीप्लाई कर दे तो उस केस में हम लोग देखेंगे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो k टाइम्स हो जाएगी उस मेन डिटर्मिनेंट की वैल्यू की, क्लियर है ना। आइए जरा इसका प्रूफ देख लेते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है बच्चों, क्लियर है ना, 3x3 आर्डर का। इसके प्रथम पंक्ति के अवयव को k से हम लोग गुणा कर देते हैं। आइए जरा गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे तो चेंजमेंट कुछ होगा, तो इसमें देखिए k से गुणा k से गुणा k से गुणा कर दिया, तो इसका नाम हम लोग डेल्टा 1 दे दिए। इसको अगर हम लोग R1 के रिस्पेक्ट में अगर विस्तार कर दें, यानी कहने का मतलब ये R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दे तो क्या होगा बच्चों कि डेल्टा 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो इस तरीके से कुछ होगी, क्लियर है। आप R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना सीखे हैं, तो R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया। देखिए ईच एंड एवरी टर्म में k कॉमन था, k कॉमन कर लिया बच्चों। ये जरा देखिए इसको क्लियर है, इसको इस पे जरा फोकस करें तो डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट को अगर हम R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें तो ये वाला डाटा आ जाएगा, क्लियर है ना। ये एक्चुअली किसके बराबर होगा, तो आपको सर डेल्टा के बराबर होगा। इसका मतलब यही निकल के आया कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी एक स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, स्केलर का मतलब किसी अचर से मल्टीप्लाई कर दें किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, तो वो क्या होता है, पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाता है, क्लियर है ना। यही बोला गया है कि यदि एक सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है, k से गुणित हो जाता है। k से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, यानी k टाइम्स हो जाता है, क्लियर है ना बच्चों। आइए कुछ नोट देखते हैं, तो नोट देखते हैं।
नोट नंबर फर्स्ट क्या है कि इस गुणधर्म किसके बारे में, प्रॉपर्टी नंबर 4 के अनुसार हम एक सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ से सर्व उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब जरा समझते हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिए कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक कोई डिटर्मिनेंट है बच्चों, क्या 2 4 6 3 2 1 4 3 9 है। क्लियर है बच्चों, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट में ये बोला जा रहा है किसी क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान सुनिए कि इस गुणधर्म के अनुसार हम किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ से ध्यान दे बच्चों, सर्व उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। सर्व उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब जरा ध्यान दे बच्चों, फर्स्ट वाले रो से अगर देखें तो आपको 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 2 मिलेगा, यहाँ भी 2 मिलेगा और यहाँ भी 2 मिलेगा, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। जरा ध्यान दें, इनको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 2 लिख सकते हैं बच्चों, सॉरी 2 लिख सकते हैं इनको, केवल इसको लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं बच्चों, इनको लिख सकते हैं 2 × 3 और ये हो गया 3 2 1, ये हो गया कितना 4 3 और क्या 9। क्लियर है बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से हम कॉमन क्या लिख सकते हैं 2, क्या कॉमन लेंगे 2 ईच एंड एवरी एलिमेंट में, किससे, फर्स्ट रो से, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा बच्चों 1, ये बचा 2 और ये बचा 3 और फिर यहाँ बना 3 2 1, ये हो गया 4 3 और फिर से क्या बच्चों 9। तो यही बात कहा गया है, किसी भी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ से सर्व उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकाले जा सकते हैं। जरा ध्यान दें, सब में से उभयनिष्ठ, सर्व उभयनिष्ठ का मतलब सब में उभयनिष्ठ, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सर्व उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर है ना, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी काम करती है। क्लियर, अब जरा ध्यान नोट क्या है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए कि यदि एक सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयव समानुपाती हैं, संगत अवयव क्या हो बच्चों, समानुपाती हैं। क्लियर है ना, यानी उसी अनुपात में है, तब उसका मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। फिर से एक बार देखिए, जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यदि एक सारणी की किन्हीं 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के परस्पर संगत अवयव, क्लियर है बच्चों, परस्पर संगत अवयव जो है वो क्या हो, संगत अवयव समानुपाती हैं या उसी अनुपात में है, तब उसका मान क्या होता है, 0 होता है। जरा ध्यान दे, इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू 0 हम लोग कर रहे हैं। कारण क्या है कि R1 व R2 समानुपाती है। कहने का मतलब ये है कि R1 और R2 का अगर हम लोग रेशियो देखें तो सेम है। क्लियर है बच्चों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का संगत अवयव का जो अनुपात होगा वो सेम होगा। आप देखें तो A1 अपान K इंटू A1 है बच्चों, K इंटू A1, ये जो डाटा होगा किसके बराबर होगा, ये A2 इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई K इंटू A2 के, और ये किसके इक्वल होगा, तो A3 डिवाइडेड बाई K इंटू A3 से ओवरऑल किसके बराबर होगा बच्चों, 1 अपान K के। तो ये समानुपाती हैं, यानी कहने का मतलब इस वाले एलिमेंट का ये K टाइम्स है, इस वाले एलिमेंट का ये K टाइम्स है और इस वाले एलिमेंट का ये K टाइम्स है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो जो है और थर्ड रो जो है वो आपस में क्या है, समानुपाती हैं। अगर इस तरीके की प्रॉपर्टी होगी तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0, या कहेंगे उसका मान क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है ना, आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 का एग्जाम्पल। आइए बच्चों देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 का एग्जाम्पल। क्या बोला जा रहा है कि सारणी इतने का मान आपको बताना है। तो अब जरा देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए जरा सॉल्व करके देखते हैं। जरा ध्यान दें बच्चों, तो ये है हमारा 90 1 15 और ये हो गया 12 3 2 30 4 और ये कितना 5। अब जरा ध्यान दें बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 4 इस पे अप्लाई करते हैं कैसे, जरा इनको फैक्टराइज करिए। इसको लिखा सकता है 15 × 6। क्लियर है ना, 15 6 या 90 होता है बच्चों। क्लियर है ना, अब जरा ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं कितना, तो 2 × 6 लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है ना, अब जरा ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं 5 × 6। क्लियर है बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिए, इसको कोई फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, 1 3 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15 2 और फिर से कितना बच्चों 5। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों कि फर्स्ट रो से, क्लियर है ना, फर्स्ट रो से हम लोग को कॉमन क्या दिख रहा है, 6। क्या दिख रहा है बच्चों, कॉमन 6। तो क्या करेंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट से 6 कॉमन है, तो 6 का मल्टीप्लिकेशन बाहर हो जाएगा और ये हो गया 15, ये हो गया 2। क्लियर है बच्चों, और ये 5, ये 1 3 और ये क्या हो गया बच्चों 4, यहाँ मिला 15 2 फिर से कितना बच्चों 5। क्लियर है ना बच्चों, यहाँ के फर्स्ट रो से हमने कौन सा एलिमेंट कॉमन कर दिया, 6 कॉमन कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिए इस डिटर्मिनेंट को, इसमें हमको दिख रहा है कि सर R1 का जो वैल्यू है वो बराबर किसके है,
R3 के। क्लियर है ना? फर्स्ट रो जो है वो थर्ड रो के इक्वल है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्लियर है ना? तो प्रॉपर्टी नंबर 4 का हमने यूज करके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व किया है। क्लियर है ना? इसको फैक्टराइज किया, यहाँ से देखा हमने कि ईच एंड एवरी एलिमेंट में से क्या कॉमन था बच्चों? 6 कॉमन था। सॉल्व करने के बाद ये मिला, और यहाँ से देखने के बाद फिर से पता चल गया कि फर्स्ट रो जो है वो थर्ड रो के क्या है? इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 के इक्वल है। क्लियर है ना? चलिए बाकी जो भी है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।